नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक्सीलेंट पॉइंट कोचिंग सेंटर से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं और इतिहास को हमने किस तरीके से एक बिल्कुल डीपली क्लास शुरू की गई है और जिसमें हम शुरू से लेकर और अंत तक बिल्कुल एकदम सही क्रम में पढ़ते आ रहे हैं। तो आप भी वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके इससे पीछे की जो वीडियो हैं आप उनको अच्छे से देखिए, तभी आपको वीडियो ये समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का भाग 10। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से सिकंदर ने आक्रमण किया और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसको अपने तक्षशिला ले गया था और वहाँ पर उसको शिक्षा प्राप्त की और तलवार भाले प्रशिक्षण दिया, उसको ऐसा ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद में और लगभग कुछ वर्ष बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जो घनानंद था, नंद वंश का शासक, उसका अंत कर दिया। और अंत करने के बाद में अब यहाँ गद्दी पर कौन बैठ गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में ही मैंने कल बताया था कि इसकी जब मृत्यु हो गई थी, ये वहाँ पर कर्नाटक श्रवणबेलगोला में वहाँ पर ये संलेखन एक पद्धति होती है जिसमें जैन धर्म को अपनाते हैं और उसमें भूखे प्यासे बैठते हैं नग्न अवस्था में इस तरीके से और वो अपने प्राण त्याग दे देते हैं। तो उस समय क्या था, आपने देखा होगा जो जैन धर्म वाले क्या थे, संलेखन पद्धति के द्वारा भूखे प्यासे रहने के बाद में अपने प्राण त्यागते हैं। तो आज वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आज की डेट में किसी को मृत्यु दंड चाहिए या मृत्यु प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले वो कहाँ जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से वो अनुमति लेगा कि मुझे क्या चाहिए, मृत्युदंड चाहिए। और तब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा पत्र पे उसके, और तब वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अगर आप मृत्यु लेना चाहते हैं, अगर आप मृत्युदंड प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई गलत काम करके फिर फांसी वासी लगाना चाह रहे हैं, अगर पुलिस ने वो देख लिया आपको, तो आपको उस पर भी सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होना ज़रूरी है, तभी क्या आप मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तो आइए फिर शुरू करते हैं आगे। तो इसमें क्या हुआ, तो जब संलेखन पद्धति द्वारा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त कर ली और मृत्यु प्राप्त करने के बाद में इनका पुत्र जो था बिंदुसार शासक बैठा। और इसने जो पुस्तक पढ़ी थी, जो अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र में इसमें किसका वर्णन था, इसमें अर्थ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्थ का मतलब क्या होता है, संपत्ति, और शास्त्र मतलब क्या होता है, अध्ययन, संपत्ति का अध्ययन करना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये किससे संबंधित थी वो राजनीति शास्त्र से। अब राजनीति शास्त्र से थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार ने जो चंद्रगुप्त चाणक्य की पुस्तक थी वो पुस्तक पढ़ ली, और पुस्तक पढ़ने के बाद में इसने क्या 55 शादियाँ की थी। इसने 55 शादियाँ की थी। और जैन ग्रंथ के अनुसार इसके 103 बच्चे हुए और इतिहासकार के अनुसार इसके 100 बच्चे हुए। अब इसमें जो था, इन 100 में ही एक इसका ही पुत्र था, सबसे बड़ा जो था वो सुसीम था, और इसी से ही छोटा था अशोक। अब जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में जो गद्दी पे बैठा वो कौन बैठा, सुसीम। अब इसके और अन्य भाई भी थे 98। अब ये गद्दी पे बैठा, जैसे सुसीम यहाँ पे मगध की गद्दी पे बैठा, और तो ये सुसीम क्या करता था, जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। इतना परेशान करने लगा था तो यहाँ पे जो इसके 98 भाई थे ये भी इसके साथ में मिल गए थे। अब लोग कहाँ पर आते थे, अशोक के पास में, क्योंकि अशोक कहाँ पे था, कल हमने पढ़ा था जो तक्षशिला थी, तक्षशिला का क्या था, अशोक यहाँ पर गवर्नर था यहाँ पे। अब हुआ यही कि जब जनता इसके पास जाती थी, इनको परेशान करता था, और ये जनता अशोक के पास आती थी और कहती है कि तुम्हारे भाई क्या हमें बहुत दुखी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो अशोक ने एक दो की बात सुनी, लेकिन इसे फिर गुस्सा आया और इनने क्या किया, आज मैं इनका अंत ही कर देता हूँ। और ली तलवार और A to Z जितने भी थे अपने 99 भाइयों की हत्या करके और गद्दी पर कौन बैठ गया, फिर अशोक गद्दी पर बैठ गया। अब जैसे ही अशोक गद्दी पर बैठा, अशोक तो सबसे पहले तो पूछ लेता है कि अशोक का नाम क्या था। तो अशोक का जो नाम था वो प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी था। और अशोक जो था इसको सम्राट क्यों मानते हैं,
क्योंकि आपको पता है एक तो सम्राट जो अकबर था, अकबर को महान सम्राट कहते हैं और दूसरा अशोक को कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो महान सम्राट माना गया वो किसको माना गया? अशोक को ही माना गया। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, जो अशोक था, और अगर हम भारत की स्थिति देखें इस तरीके से तो इसके पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार। और बिंदुसार ने क्या, वो कैसा था? एक विलासीन पर्वती का था और वो एकदम मतलब डरपोक व्यक्ति था बिल्कुल। क्योंकि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने दोनों पुत्र अशोक और सुसीम को ही भेजा था। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब अशोक जो बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य इससे पहले, तो इन्होंने ये पूरा क्षेत्र इधर का पश्चिमी क्षेत्र और जो केरल तमिलनाडु क्षेत्र था ये भी जीत रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये इधर का जो क्षेत्र था पूर्वी क्षेत्र ये भी, और ये जो क्षेत्र था इधर का ये वाला कलिंग क्षेत्र, ये कलिंग क्षेत्र रह गया था और बाकी इन्होंने सारा क्या, ये सारा क्षेत्र जीत लिया था। अब हुआ क्या यहाँ पे, तो जब अशोक बैठा, अशोक कहाँ पे था? मगध की गद्दी पे। मगध कहाँ पड़ता है? वो यहाँ पे बिहार में। तो अब इन्होंने सोचा कि अशोक ने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे व्यापार भी करना है और व्यापार करने के लिए या तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? गुजरात, जबकि गुजरात मगध से बहुत दूर है ना। तो इसने सोचा क्यों ना मुझे यहाँ पे आक्रमण करना चाहिए कलिंग पर। और कलिंग कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में। और उस समय जो उड़ीसा के जो शासक थे कलिंग के ही, वो थे खारवेल का ही दूसरा नाम था नंदराज। अब इसको देखते हुए अशोक ने सोचा कि अगर मैं एक तो मुझे समुद्री मार्ग से, क्योंकि ये समुद्री मार्ग है सारा, और इधर ये देखा जाए तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर और ये अरब सागर। तो इसने सोचा कि अगर मैं कलिंग पर आक्रमण करता हूँ, एक तो कलिंग किस लिए प्रसिद्ध थी कि यहाँ पे हाथी गुफा थी, यहाँ पे हाथी बहुत अधिक थे। एक तो मुझे हाथी मिलेंगे और दूसरा मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा समुद्री मार्ग से जो मेरा व्यापार चलेगा वो यहाँ से आसान हो जाएगा, क्योंकि गुजरात बहुत दूर पड़ जाता है। अब इसको देखते हुए इसने सोचा है कि मुझे किस पर आक्रमण करना पड़ेगा? कलिंग पर, अगर मुझे समुद्री मार्ग से व्यापार करना है तो। अब इसको देखते हुए ये एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण क्या था, जो हमने पीछा पढ़ा था, जो नंदवंश था, और नंदवंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे? धनानंद। और धनानंद के ही परिवार में से था जो खारवेल था, जिसका नाम था नंदराज। और ये भी किससे संबंधित था? ये नंदवंश से ही ये संबंधित था। और दूसरा अशोक को क्या इसका अंत करना था, जो नंदवंश था ये। अब इसको देखते हुए तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में किस पर आक्रमण कर दिया? जो कलिंग के राजा खारवेल थे इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण लगभग 3 माह तक ये चलता रहा, लेकिन यहाँ पर कोई निर्णय नहीं निकल पाया। अब यहाँ पर अशोक जो था, अशोक इस युद्ध को पूरी तरह से हारने वाला था, लेकिन ये थक गया। लगभग 3 महीने तक चला और इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध जो था वो कलिंग का ही युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ, और ये इतना भयंकर इतिहास का इससे खतरनाक युद्ध कोई नहीं हुआ आज तक। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब ये युद्ध चलता रहा, अब यहाँ पे अशोक जो था यहाँ पे पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा लगा कि हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। लगभग 3 माह तक ये युद्ध चला। अब हुआ ये, यहाँ पे ये थक गया रात के समय, और एक इस तरीके से कि एक शिलालेख थी। अब अशोक आके इस पर बैठ गया यहाँ पर। जब यहाँ पर ये बैठ गया, अब बैठने के बाद में अशोक के कुछ सेनापति रात को आए, और आने के बाद में कहा कि महाराज जो युद्ध चल रहा था कलिंग का युद्ध, और उस युद्ध में क्या हुआ, जो नंदराज या राजा खारवेल हैं ये इस युद्ध में मारे गए। अब जैसे ही मारे गए, अब यहाँ से अशोक एकदम बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद में इसने क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जो कलिंग का जो किला है, किले पे क्या करना चाहिए, अपना मतलब तिरंगा, मतलब अपना झंडा लहराना चाहिए। अब यहाँ से अशोक अपने कुछ सैनिकों के साथ कहाँ जाता है, जो कलिंग का जो महल था, और वहाँ जाता है और देखता है क्या यहाँ पर गेट इसका बंद था, दरवाज़ा बंद था, और यहाँ पे क्या अशोक खड़ा हो गया, और यहाँ पे क्या अशोक की सेना खड़ी होगी चारों तरफ आके। अब चलता रहा यहाँ पे। अब अशोक ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, और हमने क्या
कलिंग को जीत लिया है। इस तरीके से अब दरवाज़ा खोल दो, अब जो कलिंग का जो महल है ये किसका है, ये हमारा है। तो यहाँ पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं आई, किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, और यहाँ पे सेनापति आए और सेनापतियों ने कहा कि अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, आक्रमण कर दिया जाएगा। अब इसी को देखते हुए अब हुआ यही कि यहाँ पे ये बोलते रहे, लेकिन तुरंत यहाँ पे क्या, थोड़ी देर बाद ही पश्चात यहाँ पर गेट खुल गया। और जैसे गेट खुला, अब यहाँ पे चारों तरफ क्या थी, घोड़े पर सवार थी यहाँ पे स्त्रियाँ यहाँ पे लड़कियाँ, स्त्री, औरतें जितनी भी थी सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई थी घोड़े पर। और जितनी भी महिलाएं थी सारियों के हाथों में क्या थे, हथियार थे, किसी के तलवार, किसी के भाले, जो भी थे सभी के हाथ में यहाँ पे तलवार थी, हथियार थे। और सबसे आगे खड़ी हुई थी जो खारवेल थे, खारवेल की ही पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती यहाँ पर खड़ी हुई थी। पद्मावती इतिहास में 3 आई है, हमने पीछे भी पढ़ा है। जो एक अजात शत्रु था उसके समय में थी पद्मावती, और दूसरा एक जो अलाउद्दीन खिलजी वाला था, जो मध्यकालीन इतिहास में एक पद्मावती वो थी, और तीसरी जो पद्मावती थी वो कलिंग के राजा खारवेल की ही पुत्री थी यहाँ पे। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो पद्मावती ने जब ये गेट खोला और यहाँ पर देखा जो पद्मावती घोड़े पर सवार थी और इसके हाथ में तलवार थी, तो पद्मावती ने कहा अशोक से कि वापस चले जाओ, नहीं तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। अशोक ने कहा कि सुनो, हमने क्या जो कलिंग है उसको जीत लिया है, और इस तरीके से अब हमारा किस पे राज होगा, जो कलिंग का किला है उस पर हमारा वर्चस्व रहेगा, वो उस पर हम राज करेंगे। तो यहाँ पद्मावती ने कहा कि यहाँ पे जितनी भी ये महिलाएं हैं या स्त्री हैं, इनके हाथों में सबके क्या हथियार है, और आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपकी यहाँ से मृत्यु पक्का है। तो यहाँ से उन्होंने कहा, किसने, पद्मावती ने, कि आपने जो कलिंग का युद्ध लड़ा है इसमें जितने भी युद्ध लड़ा है, जितने भी सैनिक थे और जितनी भी ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं के क्या किसी का भाई था, किसी का पुत्र था, किसी का बेटा था, सब ऐसे ही थे। तो ये क्या हो गई हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं, लेकिन आप चले जाओ, नहीं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अशोक नहीं माना, और अंत में क्या हुआ, यहाँ पे पद्मावती ने अशोक को ऐसे ऐसे प्रवचन दिए, ऐसे ऐसे उपदेश दिए। प्रवचन देने के बाद में अब अशोक का यहाँ से हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होगा, इसका दिमाग बदल गया। जैसे दिमाग बदला, अब अशोक यहीं से निकला और रात को ही आके कहाँ पर, जिस शिलालेख पे ये बैठा था वहीं पर आके ये बैठ गया। अब जैसे यहाँ बैठा तो उस समय क्या थे, जो अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म बहुत चरमोत्कर्ष पर था, मतलब हिंदू धर्म तो बिल्कुल अंत ही होने वाला था। क्यों? क्योंकि इसके पिता जो थे बिंदुसार और चंद्रगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या, जैन धर्म अपनाया। और यहाँ पे जब अशोक यहाँ पे बैठा हुआ था शिलालेख पे, तो यहाँ पे जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में जो लोग थे जिनके हाथ पैर कटे पिटे थे, युद्ध में जो भी थे यहाँ पे, अब उनके हाथ पैर कटे पिटे थे, जो लोग पड़े हुए थे यहाँ पर। अब यहाँ जो लोग पड़े थे, उसी समय यहाँ पे बौद्ध धर्म के कुछ लोग आए और इनको क्या यहाँ पर पानी वानी पिला रहे थे, और उनके जिनके चोट वोट लगी थी इस युद्ध में, उनको क्या मल्लम पट्टी वगैरह लगा रहे थे यहाँ पर, दवाइयाँ वगैरह। तो यहाँ पे अशोक ने ये चीज़ देखी इनको कि अरे ये भी तो लोग हैं, कि मैंने एक कलिंग के लिए इतने लाखों लोगों की हत्या कर दी, और ये भी तो इंसान हैं जो लोगों को बचा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं। तो इसको देखते हुए अशोक का यहाँ से दिमाग बदल गया। और उस समय जो था, जो बौद्ध धर्म का जो उस समय जो शासक था, मतलब अध्यक्ष जो था, वो उपगुप्त था। उपगुप्त ये उस समय बौद्ध धर्म का अध्यक्ष था। अब इसने देखा कि जो बौद्ध धर्म, उपगुप्त ने देखा कि अरे जो वो भी यहीं से निकल के जा रहा था, उसने देखा कि जो अशोक है उसका क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाए। और उपगुप्त गया सीधा अशोक के पास में, और अशोक के पास में जाने के बाद में उपगुप्त ने इसे ऐसे ऐसे मतलब शिक्षा दी, इस तरीके से दी, और अशोक यहाँ पे क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म अपनाने पर मजबूर हो जाता है। जो उपगुप्त था ये पहले भी जाता था अशोक के दरबार में, और इससे कहता था कि कुछ नहीं रहा, आप क्या बौद्ध धर्म अपना लो, संसार में कुछ नहीं है। तो लेकिन अशोक ने तब इसकी बात नहीं मानी, और जब ये यहाँ पर बैठा था तो अशोक इसने देखा कि यही मौका है, यही अच्छा समय है इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का, और इसको बौद्ध धर्म के बारे में बताया। और यहाँ से अशोक ने क्या तुरंत ही
इसको कलिंग वलिंग सबको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में क्या, यहाँ से बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में और इसने सारा कुछ अपना जितने भी जो मगध था, मौर्य वंश था, वो सारा छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में कहाँ पे चला गया, अपने जंगलों में चला गया, और वहाँ पे क्या, भीख मांग मांग के भिक्षु बन गया। बौद्ध धर्म में क्या होता है कि भिक्षु बनते हैं। भिक्षु कैसा होता है, मतलब कि अपने जितने भी धन दौलत प्रॉपर्टी परिवार जितनी भी है वो सब कुछ छोड़ के और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल भिक्षुक बनना होता है। और भिक्षुक का मतलब होता है भीख मांग के अपना गुजारा करना। तो इसलिए अशोक ने यहाँ पर छोड़ा और भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के बाद में इसी की ही पत्नी थी जिसका नाम था कारूबाकी। कारूबाकी, अब कारूबाकी और अशोक, तो कारूबाकी भी कहाँ चली गई थी, अशोक के साथ जंगलों में चली गई। और कारूबाकी ने कहा कि जब तुम राजा थे मैं रानी थी, अब तुम क्या हो, भिखारी हो, तो मैं क्या बनूंगी, भिखारन बनूंगी। तो सबसे ज़्यादा अशोक ने 3 शादियाँ की थी, और 3 शादी में सबसे ज़्यादा प्रेम जो करता था वो कारूबाकी से ही करता था। क्योंकि कारूबाकी इसको समझाती थी कि युद्ध बुद्ध इसमें कुछ नहीं रखा, आप सीधे साधे बनो बिल्कुल तरीके से। तो सबसे ज़्यादा इसी से प्रेम करता था। और अंत में इसने कारूबाकी की बात मानी, और कारूबाकी भी इसके साथ जंगल में चली गई थी। इसके एक पुत्र था, और पुत्र तो क्या ही थे इसके, एक महेंद्र था और संघमित्रा। अब ये दोनों भी आगे कि पापा हम भी आपके बिना नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बौद्ध धर्म ही अपनाना है तो मैं तो क्या एक भिक्षु बन गया, लेकिन आप क्या करो, आप यहाँ पे मैं रहूँगा, लेकिन आप क्या करो, आप जाओ और क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। और इसीलिए इन दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज दिया इसने, श्रीलंका। इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया। और ये किस लिए गए थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो पूछ लेता है हमेशा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, एक तो 261 ईसा पूर्व में राजा खारवेल और अशोक के मध्य। दूसरा जो महेंद्र और संघमित्रा ये किसके पुत्र थे, अशोक के। इनको श्रीलंका किसने भेजा था, तो अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जब ये यहाँ से चले गए संघमित्रा और महेंद्र, जाने के बाद में अब अशोक ने क्या, जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इसने 14 तो शिलालेखों का निर्माण कराया, शिलालेख, और 84,000 स्तूपों का निर्माण, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। लेकिन आपने कहीं देखते हैं कहीं आप 84,000 स्तूप नहीं देखते होंगे, लेकिन इसके 1-2 स्तूप हैं, जो भरूच का स्तूप। और भरूच का स्तूप किस तरीके से 84,000 स्तूपों का तुड़वा के, और एक वंश आया और उसने क्या 84,000 स्तूपों को तुड़वा के और क्या यहाँ पर भरूच का एक स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसके बाद में एक सिर्फ इसका एक स्तूप दिखता है, सांची का स्तूप, और इसके कोई भी स्तूप का पता नहीं चला आज तक भी कहाँ पर गए। तो हुआ यही, ये इसके किसने बनवाए थे, अशोक ने। इसमें क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, और इसके कुछ अभिलेख भी थे अशोक के, अभिलेख। इसका एक तो था मेरठ अभिलेख, जो दिल्ली से, मेरठ से कौन लेकर आया था, दिल्ली लेकर आया था, मेरठ से दिल्ली, जो फिरोज शाह तुगलक था, FST, फिरोज शाह तुगलक। ये मेरठ से कहाँ पर लाया था इसका अभिलेख, दिल्ली लाया था। और इसका एक अभिलेख और था टोपरा अभिलेख, इसको भी कहाँ से लाया था, फिरोज शाह तुगलक ही लाया था, दिल्ली। ये टोपरा से दिल्ली लाया। और ये दोनों अभिलेख, एक और अभिलेख था इसका कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। और इसको कौन, कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ पर लाया था, ये जो आपका दिल्ली लाया था, जो जहांगीर था अकबर का बेटा, वो इसको लाया था यहाँ पर, दिल्ली लाया था। तो ये कुछ इसके अभिलेख वगैरह थे। और इसने क्या किया था, यहाँ पर अशोक ने पहाड़ियाँ वगैरह भी इसने बनवाई थी जिसमें निवास करता था, और बौद्ध धर्म के उस पर उसमें क्या प्रचार प्रसार के लिए। तो इसकी पहाड़ियों की एक छोटी सी ट्रिक है, सोचो बराबर कवि के, सोचो बराबर कवि के, सोचो मतलब क्या, ये क्या है, इसकी गुफाएं हैं। किस तरीके से सोचो मतलब कैसे, सोपान की गुफा, जैसे चौपान की गुफा या चौपाल की गुफा, वैसे बाराबर की पहाड़ियाँ, बाराबर। और कैसे, कर्ण या कर्ज आ जाता है, कर्ण या कर्ज की गुफा। और वैसे विश्व की झोपड़ी,
विष्णु की झोपड़ी। तो ये क्या थी? ये अशोक की गुफाएं थी जो जिसने इनका निर्माण करवाया था। और जो अशोक के जो अभिलेख थे, अभिलेखों में क्या होता है इसका, जो पहला इसका अभिलेख था अशोक का, उसमें क्या मिलता है? जो 13 अभिलेख थे इसके अभिलेखों में क्या मिलता है? पहले अभिलेख में मिलता है इसके जो पशु हत्या थी। पशु हत्या किस अभिलेख में मिलता है? बहुत अधिक पूछ लेता है, तो पहले में ही था। और दूसरे में जो मिलता है वो समाज के बारे में मिलता है, समाज कल्याण, समाज कल्याण के बारे में मिलता है। और इसका जो 9वां था, 9वां मिलता है जो जन्म, बीमारी और विवाह। और एक और आता है इसका, एक और लास्ट का है 13वां अभिलेख। और इसमें क्या मिलता है? जो कलिंग का युद्ध हुआ था राजा खारवेल और अशोक के बीच में, कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है इसमें सारी, कलिंग का युद्ध। तो पूछ लेता है जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो अशोक के कौन से अभिलेख में उसका वर्णन किया गया? तो वो 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया। यही तीनों चारों चीज़ें पूछता है, इसलिए मैंने ये लिख दिए थे। एक चीज़ और, जो अशोक और बिंदुसार था, बिंदुसार जो था अशोक का ही पिता, बिंदुसार। और जो बिंदुसार के समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति, प्रधानमंत्री और जो भी है वो कौन था? चाणक्य। लेकिन जब चाणक्य उसके में था और जब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया था? अपने वहाँ पे कर्नाटक चला गया था, श्रवणबेलगोला में, वहाँ पे उसने तपस्या की और वहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद में जो बिंदुसार बैठा, और बिंदुसार बैठने के बाद में इसका जो प्रधानमंत्री, सेनापति या जो भी था वो कौन था? शुरुआत में वो चाणक्य ही था, चाणक्य था। लेकिन चाणक्य जब कुछ समय तक रहा, पूछ लेता है कि जो चाणक्य था ये किसका सेनापति था? चंद्रगुप्त मौर्य का तो था ही, और साथ में बिंदुसार का भी ये कुछ समय के लिए था। लेकिन कुछ समय बाद इसने सोचा कि अब मुझे भी क्या अपने देखना चाहिए कहीं जाके, तो यहाँ से इसको राजमहल को छोड़ के चला गया था। तब बिंदुसार का एक और सेनापति बना जो प्रधानमंत्री था इसका, राधागुप्त, ये इसका सेनापति बना था। ठीक है, तो बहुत अधिक पूछ लेता है कि अशोक को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? वो उपगुप्त ने दी थी। और बिंदुसार का जो सेनापति था वो राधागुप्त था। तो ये किसके बारे में था? सम्राट अशोक के बारे में था। और कल जो हम देखेंगे, और इसके बाद में जो इसका ही पुत्र, अशोक का ही एक पुत्र था जिसका नाम था बृहद्रथ। अब बृहद्रथ क्या मगधी गद्दी बैठ गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहद्रथ की हत्या करके एक और नया वंश शुरू होगा, शुंग वंश। और देखेंगे किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये किसके बारे में था? सारा अशोक के बारे में था। तो ये बहुत अधिक पूछ लेता है, इसकी पहाड़ियाँ और ये कुछ अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह, ये सारी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए। तो धन्यवाद आज के लिए।